नमस्कार। भारत के पूर्व के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात देहांत हो गया। 92 वर्ष की आयु में अधिक उम्र की बीमारियों से ग्रसित थे। करीबन 1-2 वर्षों से कुछ-कुछ बीमारियों से वो ग्रसित थे। अंतिम बार उनको व्हीलचेयर पर राज्यसभा में जब उनका अंतिम दिन था, 5वां कार्यकाल जो उनका राज्यसभा में था, वो जब वो खत्म हो रहा था, तब उनको देखा गया था। घर में ही रहते थे। कभी-कभी लेटर वो जारी कर दिया करते थे। पब्लिक लाइफ उनका काफ़ी कम हो गया था। उनका देहांत हो गया और पूरे विश्व जगत से उनके लिए ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं और हम आज चर्चा करेंगे कि 10 वर्ष जो वो प्रधानमंत्री देश के रहे 2004 से लेकर के 2014 तक। विपक्ष का कहना है कि बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री थे। हम जानेंगे और इस बार समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और संसद को बहुत ही करीब से देखने वाले दीपक उप्रेती जी से कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह वाकई बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री थे। उप्रेती जी, देखिए मनीष जी, नमस्कार। मनमोहन सिंह ने जैसे खुद ही कहा है, आज सारे पेपर्स में भी है कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। तो और मुझको आने वाला वक्त सही तरह से मुझे समझेगा, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, क्योंकि उनके बारे में अपोजिशन, पर्टिकुलरली बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, उनका ये आरोप था कि वो बड़े कमजोर प्राइम मिनिस्टर निकले और एक तरह से रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको कि सोनिया गांधी जैसा कहती थी वैसे करते थे। अब इसमें तो मैं यही कहूंगा कि वो इकोनॉमिस्ट कैसे थे, उन्होंने क्या पाथ ब्रेकिंग काम किया, क्या वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको देखते हैं। जैसे किसी एक फेमस कोट है, उसमें ये उन्होंने कहा है कि इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। मतलब जिस तरह से आपका पर्सपेक्टिव होगा, उसी हिसाब से आप उनको देखेंगे। मनमोहन सिंह एक तरह से नॉन पॉलिटिकल फील्ड से आए थे, इकोनॉमिस्ट थे, और उनका राजनीति से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और वो एक तरह से कैटापुल्ट हुए हैं किसी राजनीति में। जैसे कि उनके एडवाइजर संजय बारू ने अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है कि वो एक किसी प्लान के तरीके से नहीं आए थे। उनको उस समय की कांग्रेस की जो सिचुएशन थी, उसमें वो अचानक उनको देखा गया कि वो फिट होते हैं। उनका मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर बनना भी एक तरह से एक्सीडेंटली था। जब नरसिम्हा राव के सरकार में 1991 में उनको प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद जो उनका कहा जाता है कि पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स थे जो उन्होंने 1991 में पहले बजट से अनरोल किए। तो इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि किस तरह का पर्सपेक्टिव आपका है, उसके हिसाब से ही आप उनको आंकेंगे। उनको नरसिम्हा राव ने जो भी रिफॉर्म्स की प्रोसेस शुरू की थी, उसको स्पीड अप करने का काम इन्होंने किया था। ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रुपी डेवल्यूशन, और जो काफी हमारी उस समय की इकोनॉमी थी, जिसमें कि सिर्फ 2200 करोड़ फॉरेक्स रिजर्व रह गया था, उसको एक तरह से सडनली इनके जो भी एज एन इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस मिनिस्टर जो भी पॉलिसीज बनाई थी, वो सारी सहमति से होगी, लेकिन इनका मेन इसमें योगदान रहा था। तो एज ए लिबरेटर ऑफ इकोनॉमी इनको कहा जाता है, और इंडियन इकोनॉमी को, और जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी के सपोर्टर्स हैं उनके ये प्रशंसा पात्र हैं। लेफ्ट या और जो नेहरियन इकोनॉमी से जो बधे हैं, वो उनको इतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। एक तरह से जैसे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने आज अपने कंडोलेंस में कहा है
कि वो एक तरह से मिडवाइफ थे, ये जो नए इकोनॉमिक जायंट कोट एंड कोट इंडिया निकला है, उसकी मिडवाइफ की उन्होंने एक तरह से कार्य किया था। बिल्कुल, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक मिडवाइफ थे। भारत के नए अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने का द्वार उन्होंने खोला। उस बंद दरवाजे को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खोल डाला। वित्त मंत्री के तौर पर जब भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था महज $3 बिलियन रह गया था, करीबन 3 महीने की आयात का ही खाना पूर्ति वो कर पाता, और ऐसे समय में जो कहते हैं कि जो एक त्रासदी का रूप ले रहा था, एक समस्या का रूप ले रहा था, उसे एक अवसर में परिवर्तित किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में। और पीवी नरसिम्हा राव जब उनके प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरा का पूरा उनका साथ दिया। लेकिन दीपक जी, हमारा विषय कुछ और था, हम उस विषय पर तुरंत लौटेंगे। लेकिन एक चूंकि बात है, नजरिए की बात हुई है, नजरिया जैसा होगा चीजें वैसे ही दिखाई पड़ेंगी। तो दीपक जी ऐसा भी कहते हैं कि जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तभी उन्होंने ये आर्थिक रूपरेखा तैयार कर ली थी, सरकार गिर गई। जी और यश सिन्हा उनके वित्त मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर के। तब चंद्रशेखर ने उस जो रोड मैप था आर्थिक परिवर्तन का, वो नरसिम्हा राव को सुपुर्द किया था। और ऐसे भी दावा की जाती हैं कि उसी चीज को पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के मार्फत कार्यान्वित करा था। तो ये जो एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, भाग्य के विधाता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन सही समय पर सही जगह पर हमेशा वो रहते थे। हाँ, ये आप मैं एक छोटा सा एक वाक्य आपको बताऊंगा कि जब मतलब कैसे एक्सीडेंट्स ने मनमोहन सिंह को बचपन से घेरा और उसके बाद कैसे वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, कैसे उनके पास फोन कॉल आया कि सब आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। तब वो यूजीसी के चेयरमैन थे। और उसके बाद आपने देखा कि 2004 में जबकि भाजपा को अचानक शिकस्त खानी पड़ी, वाजपेयी के शीर्ष में होने के बावजूद उनको इलेक्शन में, और तब जब सोनिया गांधी देख रही थी कि कोई एक ऐसा शख्स उनके पास आए जो कि लॉयल तो रहे और डिपेंडेबल तो रहे, साथ साथ उसको एक्सपर्टीज भी हो जो कि एक नई व्यवस्था को दे सके। उस समय अचानक मनमोहन सिंह जी का नाम सजेस्ट किया गया, तो बहुत सारे लोग सरप्राइज हुए। इनके बचपन में मैं बताना चाह रहा था कि बचपन में इनके परिवार एक बार बनारस गया था। तो बनारस में अचानक छोटे थे तो ये खो गए। काफी समय तक ढूंढ ढूंढाई हुई, काफी टाइम हो गया, मिले नहीं। बाद में किसी हिंदू साधु, वहां जो कोई साधु था, उनके घर में इनको पाया गया और फिर वहां से वापस ही आए। तो मैंने कहा कि एक्सीडेंट से नावाकिफ जो थे हमारे लेट मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। और लेकिन एक्सीडेंट्स नहीं उनको एक तरह से उनकी काबिलियत जो है उनको नवाजा है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर वो बने और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें उन्हीं के द्वारा बहुत बड़े बड़े चेंजेस इकोनॉमी में भी आए और पॉलिटिकल डिसीजंस भी ऐसे लिए गए हैं जो कि उस समय के लिए पाथ ब्रेकिंग रहे हैं। जी, दीपक जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस विषय पर, जो हमारा विषय है इनफैक्ट, कि क्या मनमोहन सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री थे। अगर हम दीपक जी आर्थिक समानता की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, ऐसा विकास जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, तो उन चीजों को जो सुनिश्चित करते हैं, जो मापदंड, अगर उस मापदंड पर मापें डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट इनके कार्यकाल में देश को प्राप्त हुआ, जिससे कि बड़े बड़े पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल के दरवाजे गरीब बच्चों के लिए खुले। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी इनके ही कार्यकाल में आया, जिससे कि पारदर्शिता सरकार में और जवाबदेही कैसे तय की जाए, इसको भी कहीं ना कहीं तय किया गया। साथ में
जो ग्रामीण इलाकों में कंजम्पशन बढ़ा और इनकम बढ़ा, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है दीपक जी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल गारंटी एक्ट, जिसके तहत 100 दिन का हम गारंटी देते हैं संसद के कानून के द्वारा कि हम आपको काम देंगे। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप हमारे पास आए, हम आपको 100 दिन का साल में कम से कम काम जरूर देंगे। वो भी इनके कार्यकाल में सुनिश्चित हो पाया। तो दीपक जी, अगर इनके पहले 5 साल को हम लेते हैं, आप सेकंड टर्म को अभी हम भूल जाते हैं, पहले 5 साल की बात करते हैं। अगर इनका जो पहला 5 साल का जो कार्यकाल था, उसमें तो काफी पाथ ब्रेकिंग हम कह सकते हैं, ऐसे काम किए गए जो कि अब तक चल रहे हैं। मनीष जी, ऐसा है कि जो 2004 तक जिस तरह से भारतीय राजनीति की गाड़ी चल रही थी, उसमें कोई ऐसा पाथ ब्रेकिंग चीज कोई हुई नहीं थी। 2004 तक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति आप जानते ही हैं कि बहुत खराब हो गई थी। उससे पहले आपको मालूम है कि जो नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट चंद्रशेखर के रही और वीपी सिंह के, वो भी इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ही पॉलिटिकली भी स्थिर सरकार नहीं थी और इकोनॉमिकली भी बहुत डामाडोल ही रही थी। वही आगे चलते 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 जो वाजपेयी की भी टेन्योर है उसमें वो संभली नहीं, और 2004 में हालत जैसे ही आपको मालूम है खस्ता ही थी। तो एक इकोनॉमिक्स फाइनेंस मिनिस्टर के होने से एक कुछ चीजों में जो मार्केट इकोनॉमी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनके हिसाब से जो इकोनॉमी है उसको एक डायरेक्शन जरूर मिला। और जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसकी सोनिया जी प्रेसिडेंट थी, उसमें कई डिसीजंस ऐसे रहे जो कि क्योंकि उसमें लेफ्ट का भी उसमें पार्टिसिपेशन था, तो वो टोटली जो वेलफेयर इकोनॉमी से जो एक मार्केट इकोनॉमी की तरफ तो गया है, लेकिन जो वेलफेयर इकोनॉमी का जो कंटेंट था उसको भी बचाने में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का काफी रोल रहा है। तो एक तरह का बैलेंस जो स्टेटस को पॉलिटिक्स में होता है वो काफी वहां बनाया रहा। जैसा कि आपने बताया कि नरेगा का, जिसमें कि अब 100 दिन का उस समय प्रोविजन था, 100 दिन का कम से कम रोजगार मिलेगा, और जहां तक वो था वो काफी अच्छी स्कीम रही है। वो एक तरह के इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई थी कि जॉब की गारंटी रहे कम से कम लेबर क्लास को, और जो भी काम करना चाहता है। तो एक वो जिसको कि अब बीजेपी ने उसको बढ़ाया है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बड़ी अच्छी कोशिश थी। देन जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये अपने आप में चाहे लेफ्ट राइट सेंटर हो, मानना पड़ेगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक तरह से बहुत ही एक तरह से जिसने कि जो ओपेक पूरी पॉलिसीज होती हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया। ये अलग बात है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जितना भी अभी तक उस मनमोहन सिंह वाकई एक कमजोर प्रधानमंत्री थे, और इस विषय पर इसलिए भी सवाल खड़ा करते हैं लोग क्योंकि उनके कार्यकाल में ही 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ था। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी हिमाकत करी थी। मुंबई में ताज होटल पर समंदर के रास्ते आतंकवादी भेज करके, अल कायदा के आतंकवादियों को, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को भेज करके एक बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। और देश में काफी आक्रोश था कि हमने क्यों नहीं तुरंत उसका बदला लिया, पाकिस्तान पर क्यों नहीं हमने हमला बोल दिया या ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो इसलिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में दीपक जी विपक्ष जो है ये कहता आता है। तो क्या पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना या तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं करना एक कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी थी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने अपने जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ जो समय के थे और नेवी और एयरफोर्स के चीफ थे, उन सबसे कंसल्टेशन किया था। तो उन्होंने एडवाइस दी कि
ये ठीक नहीं रहेगा, और इसी हिसाब से उन्होंने आगे की कार्रवाई नहीं की। अब ये कहा जा सकता है कि साहब इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप अगर बहुत स्ट्रांग हो, या टॉप डिसीजन मेकिंग अगर कंसंट्रेटेड हो सिंगल आदमी के उसमें, तो एक डिसीजन इस तरीके का जो जिसमें कि अक्रॉस द बॉर्डर आपको एक्शन करना है वो लिया जा सकता है, तो लेकिन उन्होंने नहीं लिया है। तो वो पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए उस समय अच्छा नहीं था, क्योंकि उससे पॉपुलर सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो पॉपुलर सेंटिमेंट्स को खुश नहीं रहे उससे, कि उनको लगा था कि जो आदमी का जो हमारे देश का आत्मसम्मान है उसको बढ़ाने के लिए एक तरह की जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसमें सिर्फ मनमोहन सिंह ही डिसीजन ले सकते हैं ऐसा नहीं है। उसमें सिक्योरिटी के जितने भी सैन्य सलाहकार हैं उनका सलाह के अनुसार ही पॉलिटिकल लीडरशिप चलती है। और जहां तक मनमोहन सिंह की बात है, उन्होंने इस बारे में काउंटर जवाब ये दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि गुजरात में जो रॉयट्स हुए हैं, यानी कितने लोग मरे, इसी उसी हिसाब से अगर ये माना जाए कि लीडर स्ट्रांग होता है या प्रधानमंत्री स्ट्रांग है, मतलब इशारा कहाँ था आप जानते हैं, तो उनका जवाब तुरंत उसमें आया था। तो जहां तक उनकी कांग्रेस में अपनी पॉलिसीज में अपनी से होने की बात है कि पॉलिटिशियन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया गांधी जो थी की राय के बिना कोई ऐसा डिसीजन हो नहीं सकता, तो वो अभी भी नहीं है। तो यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि आज भी कई पेपर्स में कई राइटर्स जो उनके करीब थे उन्होंने कहा है कि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जेब में रख के चलते थे। और आपको याद होगा कि 2013 में जो ऑर्डिनेंस राहुल गांधी ने फाड़ा था ये कह के कि जो कन्विक्शन 2 साल के कन्विक्शन होगा, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि उनको बाहर कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप भी शायद इस बारे में कहेंगे, वो लालू प्रसाद यादव का तब कन्विक्शन हो गया था, और प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने फाड़ के, तब वो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट थे, ये कहा कि सब ये बहुत बेवकूफी भरा ऑर्डिनेंस है। तो वो एक तरह से ये दिखाता है कि कहीं पर मनमोहन सिंह को उतने सीरियसली जो डायनेस्टी के लोग थे कभी भी उनकी जो भी डिसीजंस को उतनी रिस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं देते। तो इस हिसाब से उनको कमजोर प्राइम मिनिस्टर कहा ही जा सकता है, क्योंकि वो उनका अपना वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए थे। He was just picked by the leadership of that time. तो लेकिन कुछ जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज थे और इंडो न्यूक्लियर जो सिविल डील थी, उन सब में उन्होंने अपनी he has put his foot down, और उन्होंने उसमें कहीं भी पीछे नहीं हटे। ये तो कहा ही जा सकता है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जी जी, भारत और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर डील हुआ उसमें लेफ्ट पार्टीज ने अपना समर्थन भी वापस कर लिया और अपनी सरकार के साख को भी दांव लगा करके उन्होंने जो है उस डील को पूरा करवाया। और आज के तारीख में दीपक जी जो भी विदेश मामले के जानकार हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार हैं, उनका कहना है कि वो जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था वो एक ऐतिहासिक आप कह सकते हैं कि मोड़ था, जिसने कि भारत और पाकिस्तान को डीहाइफेनेट कर दिया और भारत और अमेरिका का जो संबंध है उसको एक अलग दिशा में प्रगाढ़ता के रूप की तरफ ले गया। लेकिन दीपक जी, आपने जो वाकया बताया प्रेस क्लब का, उसका मैं साक्षी हूं, क्योंकि मैं उस समय वहां पर मौजूद था और मेरे सामने ही वो प्रेस क्लब में कोई एक और कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कि राहुल गांधी पहुंच गए थे अचानक से बिना बताए, और आनंद सहाय उस समय उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे और उनको स्टेज पर बुलाया गया और राहुल गांधी ने तुरंत माइक पकड़ करके बहुत ही अब्रप्ट सा भाषण देना शुरू किया और कागज को फाड़ दिया। वो हमने घटना देखा था वहां पर, लेकिन वो
यूपीए के द्वितीय कार्यकाल के अंतिम चरण का था और उस समय तक यूपीए की साख बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, क्योंकि सीएजी ने लगभग एक के बाद एक घोटाले का, तथाकथित घोटाले का खुलासा किया था। 2G स्कैम, कोल स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। तो एक तरफ से पुलिंदा लगा दिया था सीएनजी ने जो आरोपों का अपने खुलासों की तरफ से। तो राहुल गांधी की तरफ से कह सकते हैं कि डूबती हुई नैया को बचाने का कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मनमोहन सिंह का जो दूसरा टर्म था, वो दूसरा टर्म कहते हैं कि वो मतलब उसका कोई दिशा नहीं था, वो डायरेक्शन लेस था। और उसका कारण ये था कि उसमें लेफ्ट पार्टीज नहीं थी। जब तक लेफ्ट पार्टीज इनके साथ रही यूपीए 1 में, तब तक वो तो इनको बांध करके रखा और इनसे अच्छे काम करवा लिया, लेकिन सेकेंड टर्म में ये डायरेक्शन लेस हो गए। हाँ, उस समय का बड़ा पॉपुलर टर्म है पॉलिसी पैरालिसिस। और जी। वो पॉलिसी पैरालिसिस का वक्त जो है तब कांग्रेस के यूपी के सेकंड टर्म में बिल्कुल अंदर तक चला गया था। और ये आश्चर्य होता था कि कांग्रेस की लीडरशिप एक के बाद एक स्कैम का आरोप। अब बीजेपी एक बहुत एग्रेसिव अपोजिशन पार्टी की तरह कार्य कर रही थी। रात दिन वो इसमें पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी बहुत वोसिफोरसली उसको उनको उसकी डिमांड कर रही थी कि मनमोहन सिंह जवाब दें और कांग्रेस जवाब दे। CWG स्कैम है और आपका कोल स्कैम रहा और स्पेक्ट्रम का वाला आपका कम्युनिकेशन स्कैम रहा। और भी बहुत सारे स्कैम्स हैं, स्कैंडल्स होते जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने कोई भी एक ऐसा, मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि एक भी कोई स्टेप ऐसा लिया हो जिसमें कि वर्बली, मौखिक तौर पर ही कोई उसका काउंटर हो। ऐसा लगता था कि पूरा जिसे कहना है कि कांग्रेस में हर लीडर जो है उसका अपना ओपिनियन है, लेकिन टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप का कोई ओपिनियन नहीं है। और आपको याद है कि तब कॉमनवेल्थ गेम्स भी होने वाले थे और यहाँ पार्लियामेंट में ये बात, लोकसभा में ये डिबेट हो रहा था कि अभी तो कुछ उसकी तैयारी भी नहीं है। और ये मजाक चल रहा था कि शायद यहाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैन आ जाएंगे और लेकिन उनके रहने का भी कोई इंतजाम नहीं होगा। तो CWG स्कैम की बात हो रही थी। आपको याद होगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिल थे, वो लोकसभा में कह रहे थे बहुत ही कैजुअली कि ये बिल्कुल हिंदुस्तानी शादियों की तरह है कि जिसमें कि बारात के आते आते मालूम पड़ा कि मालूम नहीं होता है कि सब चीजें ठीक तरह से हैं, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब एक पॉलिसी पैरालिसिस बिल्कुल हो गया था। और मनमोहन सिंह का जो अपना एक जो पर्सोना था बिल्कुल चुप शांत रहने का, जिसे अंग्रेजी में नॉनशैलेंट कहते हैं, वो जारी था और उनको उसके अलावा वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। तो मेरे ख्याल से सेकंड फेज जो था उसमें जो अगर एक डिटरमाइंड लीडरशिप होती तो वो जितने भी स्कैम्स हैं उसको, उसमें भी जितने भी कांग्रेस के इन्वॉल्व हैं एलिजिडली, उन सबको अगर वो उन्होंने एक साइडलाइन कर दिया होता और एक तरह से व्हाइट पेपर सामने ले आते बहुत बोल्ड, तो मेरे ख्याल से तब भी सिचुएशन इनके लिए रिवर्सेबल हो सकती थी। तो उस हिसाब से अब लोग जितने भी बीजेपी है उन्होंने कहा कि साहब मनमोहन सिंह, उस समय कहा गया कि मनमोहन सिंह बड़े वीक प्राइम मिनिस्टर हैं। और तो नेचुरली ये आरोप है, ये अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि ही वाज प्रिजाइडिंग ओवर ए सिंकिंग शिप एंड वेयर आइदर ही वुड हैव सेड कि साहब मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जितने भी हैं कोलिशन पार्टी के, चाहे डीएम के पार्टी के रहे राजा थे या जो भी थे, या कांग्रेस के भी जितने इन्वॉल्व थे, उनको एक एक करके बाहर कर दिया जाए। तो वो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो एक उस समय तक पपेट प्राइम मिनिस्टर की तरह दिख रहे थे और थे भी। तो वहां पर एक मेजर, जब वो कहते हैं कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि ये जितने स्कैम्स के ऊपर वो अगर वो अपना रिजिग्नेशन दे देते तो वो फिर एक तरह से एक एमर्ज होते एक मॉरल अथॉरिटी की तरह।
तो वो उन्होंने नहीं किया। तो वो बड़ा वैलिड क्रिटिसिज्म है कि he was a reluctant मतलब accidental prime minister, and then he did not take responsibility for the scams which happened under uh, his prime ministership. डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस था प्रधानमंत्री के तौर पर, जहां की उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंडर टू मी देन द कंटेम्पररी मीडिया और फॉर दैट मैटर द ऑपोजिशन। कि मीडिया उसमें बहुत ही आघात कर रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस और यूपीए की सरकार के ऊपर, और मीडिया के ऊपर कोई रोक भी नहीं था, किसी तरह की बंदिश भी नहीं थी, और सीएजी की तरफ से कई रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो मीडिया को एक तरह से कहते हैं फॉडर, वो सप्लाई जो चेन था वो निरंतर बना हुआ था, और मीडिया का प्रहार डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर बना हुआ था। लेकिन कमोबेश अगर दो मापदंड अगर हम देखेंगे तो 26/11 मुंबई टेरर अटैक और भारत का कोई जवाबी कार्यवाही नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था मनमोहन सिंह के नेतृत्व के ऊपर में। और दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि इतने सारे अलायंस पार्टनर्स के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए और प्रधानमंत्री के रूप में आपने कोई कार्यवाही नहीं किया, कैबिनेट नोट भी जैसे वो चाहे वैसे बनते गए, और आप एक मुख्य दर्शक के रूप में बैठे रहे। और इसी दो वजहों से हमें लगता है कमोबेश कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन लेगेसी काफी छोड़ चुके हैं जिसके बारे में हमने चर्चा किया है। और जब हम इन टोटलिटी जब बात करेंगे तो माइनसेस भी रहेंगे, प्लसेस भी रहेंगे, दोनों मिलाकर के हमें किसी का मूल्यांकन करना चाहिए। दीपक जी, हमें लगता है कि इतिहास निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ऑब्जेक्टिव मैनर में जो है उनको तराशेगा अपने और तौलेगा अपने तराजू पर। मनीष जी, एक चीज मतलब ये तो कहा जा सकता है कि अपने पर्सनल लेवल पे मनमोहन सिंह जी जो का कोई उनमें दाग नहीं था, और उन्होंने पर्सनल लेवल पे उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जो कि बहुत ज्यादा भारतीय राजनीति में ओवर ए पीरियड जितने भी अभी यहाँ अभी रिसेंट ईयर्स में हम देखते हैं, वो बहुत कम लोग हैं जो उस तरह के थे। लेकिन ये उन पे डेफिनेटली कहा जाएगा, जब जैसे मुगल्स का डाउनफॉल हुआ वैसे ही जैसे सेकेंड फेज में कांग्रेस का डाउनफॉल और डिक्लाइन एंड डाउनफॉल रहा था, उसको रेस्ट करने का बस एक अगर स्टेप वो लेना चाहते हैं रेजिग्नेशन देके, तो उससे कांग्रेस का एक तरह से रिवाइवल जो अंतिम सांसें कांग्रेस ले रही थी 2014 से पहले, वो थम जाती। वो उन्होंने नहीं किया, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन है। और यहाँ पर लेकिन मैं एक ये भी दिखा चाहूंगा कि एक पर्सनल लेवल पे बहुत अम्बल और अच्छे व्यक्ति की तरह मनमोहन सिंह की छवि तो बनी ही रहती है। उनका उर्दू शेरो शायरी में जो अक्सर सुषमा स्वराज के साथ लोकसभा में मुकाबला होता था, वो भी बड़ा मतलब एक उनका अलग व्यक्तित्व उसमें भी दिखता है। जैसे कि आपको याद होगा कि जब 2011 में शायद लोकसभा में ऐसा एक डिबेट चल रहा था, जब सुषमा स्वराज ने कहा कि ये बता कि कारवां लुटा कैसे, आपको याद है? वो उन्होंने कहा था कि मुझे जिन्होंने लूटा है उससे नहीं, तेरी लीडरशिप पे मुझे क्वेश्चन करना है। तो फिर उन्होंने भी अपना एक शेर पढ़ा था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो ये एक इंटरेस्टिंग था। उसके बाद एक बार शायद 2013 में भी ऐसी बात हुई थी कि जब उन्होंने कहा, एक शेर फिर सुषमा स्वराज ने पढ़ा था कि जब आप ये कहा कि तुम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो तो कुछ तो मजबूरियां होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया था। तो वो जाना जाते थे थोड़े से अपने जो उनका एक वैसा मिजाज था, एक सीरियस गंभीर, उसमें बहुत सारी चीजें थी जो कि छुपी हुई रहती थी। लेकिन ये ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि वो जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तब सोनिया गांधी का बहुत अच्छा जजमेंट रहा कि उनको लगा कि यही एक नॉलेजेबल,
और भारतीय इकोनॉमी को ठीक डायरेक्शन में उनकी नजर से ले जाने वाला एक लीडर मिलेगा जो धोखा भी नहीं देगा, पीठ पे वार नहीं करेगा। वो होने को तो प्रणब मुखर्जी को भी सेलेक्ट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ये कहा जा सकता है कि जो 1984 के जो दंगे थे उसको भी ऑफसेट करने का एक प्रयास था, एक सिख प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, क्योंकि उसके बाद से कांग्रेस थोड़ा सा मिटिगेट करने का, थोड़ा डैम्पन करने का था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिसमें कि 3 से 4 हजार सिख मर गए थे। उसके बाद ये कम्युनिटी पूरी से उनके अगेंस्ट हो गई थी, तो वो भी उनको भी थोड़ा सा काम डाउन करने का एक प्रयास था। उसमें कांग्रेस कितनी सक्सेसफुल हुई तो मैं नहीं कह सकता। तो उनका जो चॉइस रही है एज ए प्राइम मिनिस्टर, जिसको ये कहा जाता है कि वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकते थे नेचुरली, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। और वो हर समय आपको याद है कि वो राज्यसभा में रहे थे। एक बार दिल्ली से उन्होंने कंटेस्ट किया था और वो हार गए थे। वीके मल्होत्रा जो बीजेपी के स्पोक्समैन जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे ही हार गए थे, जो मेरे ख्याल से उन्हीं की तरह पाकिस्तान से ही आए थे। और यहाँ तक कि एक बार मनमोहन सिंह ने कहा भी था कि वीके मल्होत्रा ने उनको टाइम पे किसी समय उधार भी दिया था। तो मेरा कहने का ओवरऑल ये कहने का था कि वो उनका जो सोनिया गांधी की चॉइस थी और उनको सेलेक्ट करने का, सोनिया गांधी के जितने एम्स थे वो उसमें पूरे हो गए। लेकिन जो दो सेकेंड टर्म में यूपीए में जब डिक्लाइन हुआ और फॉल हुआ, उसका ठीक करा सारे नेताओं ने मनमोहन सिंह के सर पर दे मारा था, जबकि वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। वहां बहुत सारी और रीजंस हो गए थे। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ भी करना था अपने लिमिटेड रोल में, वो उन्होंने सब्सटेंशियली कर लिया था और इकोनॉमी को एक डायरेक्शन दे दिया था। और जो हमारी एक तरफ जो परमिट राज जिसे कहते थे उसको ओपन अप कर लिया था। और अपने पर्सनल ऑनेस्टी का उन्होंने जो उनके पास वो एक स्टैम्प था उसको कंटिन्यू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर कोई राजनीतिक गुरु अगर हम देखते हैं तो वो शायद लेट प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ही थे। और पीवी नरसिम्हा राव भी काफी कम बोला करते थे, ना के बराबर बोलते थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बहुत ही कम बोलते थे। दोनों में ये एक कॉमन चीज था और इसलिए इन्होंने सारे आरोपों को भी ग्रहण किया और जवाब जरूरी नहीं समझा कि हमेशा हर सवालों का जवाब दिया जाए, हर आरोपों का जवाब दिया जाए। इतिहास डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कसौटी पर तौलेगा और आज तौल भी रहा है। जब वो गुजर चुके हमारे बीच से, उनकी लेगेसी काफी वो छोड़ चुके हैं, जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। दीपक जी, आपने हमें इस विषय के हर बारीकियों से रूबरू कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।